हाँ जी। वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। कैसे हो आप सब? कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु? आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हम लोग देख लिए, फाइनल अकाउंट। अब हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एनजीओ जो होते हैं, क्लब्स होते हैं या तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका अकाउंटिंग कैसे होता है वो देखेंगे आज। आपको पता है सलमान खान जो बीइंग ह्यूमन का टी शर्ट पहनते हैं उसके पीछे आप राज जानते हैं? सलमान खान एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसका नाम है बीइंग ह्यूमन। ठीक है, तो इन सब चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या इन सब क्लब्स का अकाउंटिंग किस वे में होता है वो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। ये चैप्टर आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपके एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स का पूछ सकता है। इसके तीन पॉसिबिलिटी है। सबसे पहला पॉसिबिलिटी, या तो 15 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा एक। इसके बाद दूसरा पॉसिबिलिटी, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन देगा और 10 मार्क्स का क्वेश्चन देगा। और तीसरा पॉसिबिलिटी कि सिर्फ 10 मार्क्स का क्वेश्चन देगा। तो तीन पॉसिबिलिटी से आपका ये चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चैप्टर को प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना मतलब कि सीयू के एग्जाम्स में या कोई भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पार घाट लगना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अपने कॉपी और पेन लेके बैठे हो और मेरे साथ ये चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ भी रहे हो। और जो भी मैं नोट्स बनाऊंगा, मैं नोट्स बहुत बनाऊंगा, साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं। ओके, सबसे पहले बात कि अगर अभी भी आपने बीकॉम सेमेस्टर 1 का तैयारी शुरू नहीं किया है तो मैं बता दूं कि फ्री क्लासेस चल रही है जहां पे सारे के सारे सब्जेक्ट मैं फ्री में करवा रहा हूं। फटाफट से ज्वाइन कीजिए। आपको बस 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं, नहीं किए तो बहुत लेट हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अभी करिए ज्वाइन और अभी पढ़ना शुरू कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये कंप्राइजेस ऑफ, यानी कि इस चैप्टर में हमें तीन चीजें पढ़ने हैं। मोटा मोटा करके हमें तीन चीजों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले लिखिए मेरे साथ, ये सब चीज लिखिए। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। भैया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ना हमको कुछ याद आ रहा है भैया, कैश बुक प्रिपेयर करते थे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यस, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब ही होता है समराइज्ड कैश बुक। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड करता है हम लोग। मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हम लोग इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसको हम लोग प्यार से बोल सकते हैं समराइज्ड कैश बुक। समराइज्ड कैश बुक, और नीचे में लिख दीजिए एरो देके, प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। ठीक है, एक तो आपको बता दिए, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा। दूसरा दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लिखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग नहीं बना सकते हैं बिकॉज हम लोग तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अकाउंटिंग कर ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो बिल्कुल सेम टू सेम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस का, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस बोल नहीं सकते बिकॉज हमारा प्रॉफिट या लॉस हो ही नहीं रहा। सिंपल सा बात है, हम लोग तो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं इस बार, है ना, इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोले। ठीक है, इसको बोलिए सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये नोट्स को बनाइए, आपको फिर समझ में आएगा A to Z।
वो जो नकली नकली टीचर्स रहते हैं वो पहले पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट नहीं सिखाते हैं, धड़ाधड़ क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। इस तरह से अप्रोच एकदम गलत है। पहले कंसेप्ट समझिए, उसके बाद अपने आप क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, तो देखिए सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको जो प्रिपेयर किया जाता है ना बाबू, इसको एक्यूरल बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। भैया क्या है एक्यूरल बेसिस? यानी कि कैश प्लस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों ही रिकॉर्ड करते हैं इसमें। कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों ही इसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, कुछ भी भेदभाव हम लोग नहीं करते हैं। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करते थे ना, वैसे ही। तो भैया आपने बताया था कि 3 स्तंभ है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। एक तो भैया आपने बता दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मैंने बोला हाँ। दूसरा आपने बताया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मैंने बोला हाँ। अब तीसरा बताइए भैया। तो मैं तीसरा बता रहा हूं दोस्तों, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यानी कि ये 3 अकाउंट मैटर करेंगे आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट क्या करता है भैया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो करता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं शो द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन इसमें क्या रहता है भैया? असेट्स एंड लाइबिलिटीज रहता है। और क्या रहता है? असेट्स एंड लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं। लिख लिए इसको? लिख लिए? आइए अब आगे चलते हैं इस चैप्टर का। इतना तो आप लोग समझ गए कि ये 3 स्तंभ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है जो कि सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और एक बैलेंस शीट बनाना पड़ता है जो फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग फॉर सम स्पेशल आइटम। स्पेशल आइटम, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर सम स्पेशल आइटम मतलब कि इसमें स्पेशल आइटम्स का अकाउंटिंग किस तरह से किया जाएगा, एक एक करके सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले समझने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए, जो इनफ्लोज होता है, इनफ्लोज यानी कि इनफ्लोज मतलब क्या हो गया? जो पैसा अपने अंदर आता है उसको हम लोग बोलते हैं इनफ्लोज। जो ऑर्गेनाइजेशन में घुस रहा है, जो पैसा ऑर्गेनाइजेशन में घुस रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफ्लो। जो कैश इनफ्लो है ना बाबू, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो के बारे में समझे होंगे आप। कैश इनफ्लो है ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो एक पहला टाइप होता है रेवेन्यू नेचर। सबसे पहला टाइप होता है रेवेन्यू नेचर, और दूसरा टाइप होता है कैपिटल नेचर। सिंपल सा बात है, रेवेन्यू और कैपिटल का बारे में तो आप जानते ही होंगे। रेवेन्यू नेचर मतलब कि डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए जो पैसा घुसता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू नेचर। कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म यूज के लिए। सिंपल, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे ना। यस, तो रेवेन्यू नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना बाबू, उसको हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहां रिकॉर्ड करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डे टू डे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते थे, वैसे ही रेवेन्यू नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स रहते हैं उसको हम लोग कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और कैपिटल नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स रहते हैं उसको हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं? बैलेंस शीट में। सिंपल सा बात है, ठीक है। उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में। भैया कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए, क्या क्या रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स है और क्या क्या कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन्स है। जैसे कि मान लो बाबू डोनेशन। मान लो कि किसी ने डोनेशन दिया है। डोनेशन कितना होता है? 5,000, 10,000, 15,000। तो ये सब ये सब रेवेन्यू नेचर का माना जाता है। लेकिन क्वेश्चन में बाबू कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया, बोला कि स्पेसिफिकली डोनेशन दिया, स्पेसिफिकली एक कारण के लिए डोनेशन दिया, फिर अलग बात हो जाता है। लेकिन वैसे
डोनेशन क्या रहता है, रेवेन्यू नेचर का बाबू। ओके, तो इधर लिखिए, इफ नो additional info in question। इसका मतलब कि क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो डोनेशन को क्या माना जाएगा, रेवेन्यू नेचर का। ओके, इसके बाद लिखिए सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन भी एक रेवेन्यू नेचर का ही है ना। जो चंदा देते हो ना तुम, क्लब क्लब में हो क्या तुम, कोई ना कोई क्लब से जुड़े हुए हो, बताओ, उसमें तुम सब्सक्रिप्शन देते होगे ना महीने महीने में 500, 1000, 1500, 2000। तो ये क्या हुआ, ये रेवेन्यू नेचर का है। उसी चंदे से ना डे टू डे काम होते हैं। ये कैपिटल नेचर का आप बोल नहीं सकते हो, ये रेवेन्यू नेचर का है। ओके, ये क्या है, रेवेन्यू नेचर का है बाबू। ठीक है, अब इस साइड लिखिए, इस साइड कैपिटल नेचर का। देखिए कैपिटल नेचर में सबसे पहले क्या आएगा, डोनेशन। भैया डोनेशन तो रेवेन्यू नेचर का है। हाँ, लेकिन अगर अकाउंट एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ बोल दिया, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, मान लो कि किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने तुम्हारे एनजीओ को डोनेशन दे दिया। तुम एक एनजीओ चला रहे हो, किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने तुम्हारे एनजीओ को डोनेशन दे दिया, और वो डोनेशन से, वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने बोला कि इस डोनेशन से बच्चों की पढ़ाई ही सिर्फ होनी चाहिए और कहीं पे नहीं लगनी चाहिए, इस पैसे को सिर्फ बच्चे की पढ़ाई में लगानी चाहिए, तो वो कैपिटल नेचर का है। यानी कि वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा बाबू। किस में रिकॉर्ड होगा, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन दिया हुआ है तो वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। सच्ची सच्ची, फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन कौन सा चीज कैपिटल नेचर में रिकॉर्ड होगा, जैसे एंट्रेंस फीस बाबू, एंट्रेंस फीस भी। थर्ड हो गया आपका लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। सब कुछ को डिटेल में करेंगे, चिंता मत कीजिए, क्या होता है सब बताएंगे आपको। इसके बाद लीगेसी हो गया। लीगेसी को भी हम लोग नॉर्मली बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। फिफ्थ हो गया इंडोमेंट फंड, इंडोमेंट फंड। ठीक है, तो इस सब चीजों को हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं, इस सब चीजों को हम लोग कैपिटल नेचर यानी कि बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। अगर कैपिटल नेचर का मानेंगे तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा बाबू। अगर रेवेन्यू नेचर का मानेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसको लिख लीजिए। इसके बाद एक एक करके सब समझते हैं, एक एक करके डोनेशन पे जाएंगे, सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, एंट्रेंस फीस पे जाएंगे। अभी एकदम डिटेल्ड चर्चा करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग ने लिख लिया होगा। आइए अब बात करेंगे हम लोग डोनेशन का। किसका बात करेंगे, डोनेशन का। सबसे पहले डोनेशन को खत्म करते हैं कि इसका अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हमें किस तरह से करना है। ठीक है, डोनेशन के दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स। एक तो रेवेन्यू में रिकॉर्ड होता है डोनेशन। रेवेन्यू में कहां पे रिकॉर्ड होगा भैया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, और एक कैपिटल नेचर का रेवेन्यू होता है, मतलब कैपिटल नेचर का डोनेशन रहता है। एक कैपिटल नेचर का डोनेशन रहता है, कैपिटल नेचर में अगर रहेगा तो वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। ओके, रेवेन्यू नेचर के डोनेशंस को क्यों लिया जाता है, टू मीट द ऑपरेटिंग रेगुलर यानी कि डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए बाबू। ठीक है, रेगुलर डे टू डे एक्सपेंस। ठीक है, और डोनेशन फॉर स्मॉल अमाउंट, और डोनेशन फॉर स्मॉल अकाउंट, यानी कि कोई छोटा छोटा डोनेशन दे दिया, अब उसको आप क्या करोगे, उसको आप कैपिटल नेचर में रिकॉर्ड करोगे क्या। कोई 100 रुपए का डोनेशन दे दिया, उसको आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे क्या, नहीं ना। छोटे छोटे अमाउंट्स का जो डोनेशन रहता है वो कहां पे रिकॉर्ड हो जाता है बाबू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, इसके बाद कैपिटल नेचर का डोनेशन।
आइए इसको भी लिखते हैं। ये क्यों लिया जाता है भैया? कैपिटल नेचर का डोनेशन अगर रहेगा तो वो डोनेशन रहेगा डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, यानी कि बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ा बिजनेसमैन आया और बोला मैं डोनेशन तो दे रहा हूं भैया, लेकिन उसको मेरे मुताबिक काम करना, उस डोनेशन से मेरे मुताबिक काम करना, उस डोनेशन से तुम डे टू डे एक्सपेंसेस को नहीं चला सकते। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि इससे अपना बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा लेना। एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो कहां पे इसको रिकॉर्ड करेंगे भैया? इसको रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में। लिख लीजिए इसको, फिर ये मत बोलना कि नहीं लिखवाए हैं। तो टेक टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट ने तुमको पैसे दिए हैं एक काम करने के लिए, जब तक तुम वो काम नहीं करते वो तुम्हारा लायबिलिटी है। ओके, कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? लायबिलिटी साइड में। ध्यान रखना ये चीज का। समझ गए कि नहीं? बताओ, आगे चलते हैं फिर। चलिए लिखिए, इसके बारे में कुछ लिखिए, लिखवा रहा हूं कुछ। लिखिए, इफ अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन, इफ अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन। नालायक को लिखो, वरना एग्जाम्स अभी आएगा फिर कुछ नहीं कर पाओगे। फॉर स्पेसिफिक पर्पस, फॉर स्पेसिफिक पर्पस is invested, is invested in some FD before it actually used, the amount of income, the amount of income from such investment, from such investment should be credited to the respective fund, should be credited to the respected fund, respective fund, respective fund। समझे इसको? अगर मान लो कि तुम्हें कोई डोनेशन मिला है फॉर स्पेसिफिक पर्पस, इस कोई मान लो मुकेश अंबानी आ गए अचानक से, मुकेश अंबानी अचानक से आ गए और बोले कि मैं तुम्हारे एनजीओ पर इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे एनजीओ को दान देना चाहता हूं, डोनेशन देना चाहता हूं, लेकिन तुम इस डोनेशन को कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में लगाओगे। सिर्फ सिर्फ इस डोनेशन के पैसे से तुम अपने बिल्डिंग बनवा सकते हो, ठीक है। लेकिन बिल्डिंग तुम बाद में बनाना चाहते हो, बिल्डिंग तुम 2 साल के बाद बनाना चाहते हो, अभी तो बिल्डिंग ठीक ठाक ही है, 2 साल के बाद बनाना चाहते हो। तो तुमने सोचा कि मैं क्या करता हूं, इसको एफडी में जमा कर देता हूं, यानी कि एफडी में इन्वेस्ट कर देता हूं मैं। तो एफडी का जो रिटर्न्स आएगा, फिक्स्ड डिपॉजिट का जो रिटर्न्स आएगा, जो इंटरेस्ट तुमको एडिशनल मिलेगा, उसको तुम क्या करोगे? रिस्पेक्टिव फंड के साथ तुम ऐड कर दोगे। तो यहां पे लिख दो ऐड टू द फंड बैलेंस, ऐड टू द फंड बैलेंस, ठीक है, ऐड टू द फंड बैलेंस। क्लियर है कि नहीं बताओ? आइए अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं
आपको तो बता ही दिए हैं कि किस तरह से हम लोग डोनेशन का ट्रीटमेंट करते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस लिखिए, एंट्रेंस फीस। तो इसको हमेशा कंसिडर किया जाता है कैपिटल रिसिप्ट के तौर में। नॉर्मली कंसिडर एज कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज एंट्रेंस फीस जो होता है ना वो थोड़ा सा लमसम अमाउंट रहता है। यानी कि क्लब में आप लोग जब घुसते हो तब घुसने के टाइम में जो एक बार में जब फीस लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंट्रेंस फीस। ठीक है, तो इसको आप लोग कहां पे ट्रीट करते हो? टेक इट टू द कैपिटल फंड, टेक टू द कैपिटल फंड। ओके, और ये हमेशा रिकॉर्ड होता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कहां पे रिकॉर्ड होता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है, तो एंट्रेंस फीस का आपको हम बता दिए। चलिए आइए लिखते हैं और कुछ लिखते हैं इसके बारे में। इट मींस, देखिए, इट मींस टू मीट, इट मींस टू मीट द कॉस्ट ऑफ एडमिशन। इट मींस टू मीट द कॉस्ट ऑफ एडमिशन। एक मिनट दोस्तों, इट मींस टू मीट द कॉस्ट ऑफ एडमिशन कहां पे आप रिकॉर्ड करोगे? अगर, अच्छा, इफ इट मींस टू मीट द कॉस्ट ऑफ एडमिशन देन टेक इट टू द, टेक इट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर उसका अगर उसका मकसद रहा कि कॉस्ट ऑफ एडमिशन देना, तो आप कहां पे रिकॉर्ड करोगे उसको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इफ क्वेश्चन इज, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट on the nature of, on the nature of entrance fees, entrance fees, then treat it as a, then treat it as a capital receipt in balance sheet। ठीक है, वापस से समझा देते हैं। देखिए, एंट्रेंस फीस नॉर्मली कहां पे कंसीडर होता है? कैपिटल रिसिप्ट में। हमेशा हम लोग उसको कैपिटल फंड में रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है, लेकिन इट मींस, इफ इट इज मींस टू मीट द कॉस्ट ऑफ एडमिशन, अगर वो कॉस्ट ऑफ एडमिशन रहा, अगर वो जो एंट्रेंस फीस है वो एडमिशन का कॉस्ट रहा, एडमिशन का खर्चा रहा, तो उसको आप कहां पे रिकॉर्ड करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अगर इसके लिए साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ बोला ही नहीं है, तो आप कहां पे रिकॉर्ड करोगे उसको? हमेशा कैपिटल रिसिप्ट में रिकॉर्ड करोगे, हमेशा बैलेंस शीट में उसको रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, कैपिटल नेचर का मानोगे उसको। क्लियर है कि नहीं बताइए? एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस क्लियर है कि नहीं बताइए? चलिए अब नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस पता है क्या होता है? कोई पूरा जीवन के लिए मेंबर बन गया एक क्लब का और एक ही बार में पूरा का पूरा पेमेंट दे दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ मेंबरशिप फीस।
मैं अगर महीने महीने की झंझट नहीं पालना चाहता हूं, मैं बहुत अमीर आदमी हूं, तो मैं क्या करूंगा, लाइफ मेंबरशिप फीस दूंगा। तो ये हमेशा कैपिटल रिसिप्ट होता है, इसको हमेशा बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ट्रीटेड एज ए कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, टेक इट टू द बैलेंस शीट। हमेशा हम लोग कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, टेक टू कैपिटल फंड, कैपिटल फंड में जाके लिखते हैं इसको बैलेंस शीट में। ओके, जो स्पेसिफिक फंड रहेगा उसमें हम लोग जाके रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बारे में एक एक पॉइंट करके लिखिए आप लोग। ए, अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप फीस received is carried in life membership fund, life membership fund, and when the member dies, and when the member dies, it is transferred to, it is transferred it is transferred to capital fund। ठीक है, बी पॉइंट, अमाउंट इक्वल टू एनुअल सब्सक्रिप्शन, amount equal to annual subscription should be transferred to income and expenditure account every year। ठीक है, सी, amount based on average expected average expected life of member may be annually transferred to income and expenditure account। ठीक है, अब इसको समझते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस हम लोग बोले एक कैपिटल रिसिप्ट है, हमेशा हम लोग कैपिटल फंड में रिकॉर्ड करते हैं। एक बात समझिए, एक इंसान अभी 21 साल का हुआ है और वो बहुत रिच है, एक ही बार में वो क्या कर दिया, एक ही बार में वो बोला 5 करोड़ ले लो भाई और हर महीने मांगने मत आना, मैं बहुत अमीर है, मेरे पास बहुत पैसा है, 5 करोड़ एक बार में ले लो और मांगने मत आना। तो उस केस में क्या होता है ना, उस केस में हर साल कुछ जो लाइफ मेंबरशिप फीस है, हर साल जो एनुअली फीस है वो रिकॉर्ड होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो मतलब सबसे पहले पॉइंट नंबर ए को पढ़िए, अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस रिसिप्ट इज कैरिड इन लाइफ मेंबरशिप फंड एंड व्हेन द मेंबर डाइज इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। यानी कि जब तक मेंबर जिंदा है तो लाइफ मेंबरशिप फंड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे उसको, जब तक वो पर्टिकुलर मेंबर जिंदा है तब तक हम लोग उसको लाइफ मेंबरशिप फंड में रिकॉर्ड करेंगे।
जब वो पर्सन मर गया उसके बाद हम लोग कहां रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल फंड में रिकॉर्ड करेंगे भैया, कैपिटल फंड में रिकॉर्ड करेंगे। व्हेन द मेंबर डाइज इट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड। बी पॉइंट, अमाउंट इक्वल्स टू एनुअल सब्सक्रिप्शन, मतलब कि जितना एनुअल सब्सक्रिप्शन है उतना हर साल उस फंड से ट्रांसफर होता जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मान लीजिए 5 करोड़ दिया हुआ है ना, मान लीजिए 50,000 एनुअल फीस है, 50,000 एनुअल फीस लगता है क्लब का, तो 50,000 कट कर लिया जाएगा इधर से, 50,000 कट करके जितना जितना यहां पे बैलेंस बचेगा उतना बैलेंस लिख दिया जाएगा वापस से। तो हर साल उसका जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो कट कर लिया जाएगा। अच्छा भैया, किस बेसिस पे कट किया जाएगा? सबसे पहले तो उसका एस्टिमेशन निकाल दिया जाएगा कि वो कितने साल जिएगा, वो पर्सन और कितने साल जिएगा, एक एक्सपेक्टेड लाइफ निकाल दिया जाएगा। यानी कि वो पर्सन मान लीजिए 80 साल जिएगा, ठीक है, वो पर्सन 80 साल जिएगा, तो उसके जो पैसे रहेंगे उसके पैसे को बांट दिए जाएंगे 80 साल में, डिवाइडेड बाय 80 कर दिया जाएगा, और उतने हर साल ट्रांसफर कर दिए जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। उससे पहले वो मर गया तो वो जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कैपिटल फंड में एडजस्ट हो जाएगा, कोई बात ही नहीं है, सिंपल सा बात है। अमाउंट बेस्ड ऑन एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मेंबर मे बी एनुअली ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो आपको लाइफ मेंबरशिप फीस बता दिए जो कि कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है, कैपिटल फंड में उसको रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में। बहुत डिटेल्ड में कवर कर रहे हैं बाबू, इतना डिटेल्ड में कोई भी कवर नहीं करता है। इसके बाद बात करेंगे लीगेसी, यानी कि मरने से पहले कोई अपनी जायदाद लिख के चला गया क्लब के नाम, मरने से पहले कोई अपनी जायदाद लिख के चला गया क्लब के नाम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीगेसी। क्या बोलते हैं उसको? लीगेसी। तो लिखो, अमाउंट received based on the amount received based on the will of a deceased person, deceased person, यानी कि मैं एक डिसीज्ड पर्सन, मतलब कि डिसीज्ड पर्सन के इच्छा से उसके विल पर अगर उसकी जायदाद ले रहा हूं तो उसको हम बोलते हैं लीगेसी, एंड लीगेसी इज ऑलवेज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट, ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। लीगेसी के भी यहां पे दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले तो ये तय है कि इसको आप बैलेंस शीट में ही लिखोगे, बैलेंस शीट में ही लिखोगे, लेकिन दो चीजें हो सकती है। मरता हुआ आदमी बोल के गया है कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये फंड को यूज करना, फिर वो पर्टिकुलर फंड अकाउंट में आपको डालना पड़ेगा। मरता हुआ पर्सन बोल के गया है कि भैया मैं अपने जायदाद नाम तो कर रहा हूं लेकिन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डालना, जो उसकी इच्छा है। यानी कि मान लीजिए कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हो सकता है, बच्चों के एजुकेशन पे हो सकता है, कोई क्लब का काम पे हो सकता है, ठीक है। इफ फॉर स्पेसिफिक पर्पस, इफ फॉर स्पेसिफिक पर्पस, देन आप उसको कहां पर रिकॉर्ड करोगे? फंड अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। कहां पर रिकॉर्ड करोगे? फंड अकाउंट, ठीक है। अदरवाइज कैपिटल फंड में रिकॉर्ड करोगे। अदरवाइज उसको कहां पर रिकॉर्ड करोगे? कैपिटल फंड में रिकॉर्ड करोगे, कैपिटल फंड, ठीक है। क्लियर है? बताइए, क्लियर है कि नहीं बताइए। चलिए, क्लियर है तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट लिखिए, एंडोमेंट, एंडोमेंट फंड डोनेशन, फंड डोनेशन, इंडोमेंट फंड डोनेशन। देखिए, ओनली इनकम, ओनली इनकम जनरेटेड, जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट
ओनली इनकम जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन इंडोमेंट फंड डोनेशन क्या होता है मैं बता दूंगा दोस्तों। ऑफ डोनेशन, ये पहले लिख लो ये सब सारा चीज। मनी कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड द अमाउंट ऑफ डोनेशन cannot be used, cannot be used। नालायकों पहले इसको लिखो यार, क्यों नहीं लिख रहे हो तुम? एग्जाम्स आ रहे नजदीक, फिर ये मत बोलना कि भैया एग्जाम्स आ गए कुछ नहीं पढ़ा, फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकता। डोनेशन टू बी ट्रीटेड, लिखो डोनेशन टू बी ट्रीटेड एज स्पेसिफिक फंड। इनकम जनरेटेड, इनकम जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर, एंड एक्सपेंडिचर incurred to, incurred to be adjusted within, with the fund balance, with the fund balance। ठीक है, आइए अब समझते हैं इंडोमेंट फंड डोनेशन क्या होता है। समझिए, एक बड़े व्यक्ति ने, एक बड़े रिच व्यक्ति ने पैसे दिए कुछ, एक बड़े रिच व्यक्ति ने मान लीजिए 5 लाख रुपीस दे दिए और बोले भैया इसको आप एक काम करो, बैंक या एफडी में इन्वेस्ट करो, एफडी में पैसे लगाओ, ठीक है, और उस एफडी से रिटर्न आया 50,000। इसके बाद वो 50,000 ये मतलब कि डोनेट कर देता है और ये 5 लाख खुद वापस ले लेता है। ठीक है, यानी कि एक बड़े रिच पर्सन ने बोला कि ये 5 लाख पकड़ो और इस 5 लाख से जितना भी इंटरेस्ट निकलता है वो तुम्हारा डोनेशन, लेकिन ये 5 लाख मुझे वापस से लौटाने पड़ेंगे तुमको। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंडोमेंट फंड डोनेशन। इंग्लिश में पढ़िए, ओनली इनकम जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ डोनेशन मनी कैन बी यूज्ड। यानी कि आप डोनेशन मनी का इन्वेस्ट कीजिए, उसमें से जो इंटरेस्ट आएगा, उसमें से जो इनकम आएगा, उसको सिर्फ आप यूज कर सकते हो, बाकी पूरा का पूरा डोनेशन आपको लौटाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पर्सन को। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोमेंट फंड डोनेशन। तो हमेशा इस टाइप के डोनेशन को स्पेसिफिक फंड में ट्रीट किया जाता है। इनकम जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एडजस्टेड विद द फंड बैलेंस, हमेशा फंड बैलेंस के साथ एडजस्ट किया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोमेंट फंड डोनेशन। ठीक है, सब कुछ तो समझ गए भैया, जो भी आपने समझाया सब कुछ हमने समझ लिया। जो जो पॉइंट्स आपने लिखे थे इनफ्लोज में वो सारे के सारे पॉइंट समझ गए, बस सब्सक्रिप्शन अब समझा दीजिए। सब्सक्रिप्शन लास्ट कंसेप्ट है, आइए समझिए। इसके बाद लाइक पूरा का पूरा बेसिक्स जब हो जाएगा ना, तब क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। हम लोग बहुत डिटेल्ड में जाने वाले हैं। आइए इसको लिखिए, सब्सक्रिप्शन। आप सब कुछ समझ गए, अब लास्ट टॉपिक बाकी है सब्सक्रिप्शन, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हैं प्यार से? एनुअल मेंबरशिप फीस। एनुअल मेंबरशिप फीस, शिप फीस। ठीक है, एनुअल मेंबरशिप फीस। आइए शुरू करते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एनुअल
कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर्स, एनुअल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर्स। मेंबर्स जो एनुअली कंट्रीब्यूट करते हैं क्लब में, मेंबर्स जो सालाना में मतलब कि एक कंट्रीब्यूट करते हैं एक अमाउंट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और उसको कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? इनकम में रिकॉर्ड करते हैं। कहां पे रिकॉर्ड करते हैं भैया? ये तो इनकम है हमारा। अगर मेंबर्स लोग सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं तो वो तो इनकम है हमारा, और इसको इनकम में रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है इतना? ठीक है। आपके पास तीन सिचुएशंस आएंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं तो आपके पास तीन सिचुएशन आएगा। गिवन में दिया रहेगा या तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, लिखिए पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहला सिचुएशन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया रहेगा जो कि कैश बेसिस का रहता है। क्या रहता है? कैश बेसिस का रहता है। उसको आपको एक्यूरल बेसिस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, गिवन रहेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट और प्रिपेयर करने बोलेगा आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो हम लोग सिर्फ कैश बेसिस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। अब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप इसको कन्वर्ट करने वाले हैं ये एक्यूरल बेसिस पे होगा। ठीक है, इसके लिए आपको दिया रहेगा एक्यूरल बेसिस। आप लोग बनाएंगे कैसे? उधार वाले ट्रांजैक्शंस मतलब रिकॉर्ड करेंगे कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? इसके लिए आपको दिया रहेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन। सम एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इस बेसिस पे आप लोग क्या करोगे? इस बेसिस पे आप लोग बनाओगे कैश बेसिस से एक्यूरल बेसिस। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब ना कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग करने चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ लिखवा देता हूं, आपको रूल्स लिखवा देता हूं। देखिए, एक होता है ओपनिंग, यहां पे लिख लीजिए पहले। ये सब बाबू समझने के लिए कम है, लिखने के लिए ज्यादा है। आप लोग प्लीज इसको लिखिए क्योंकि आपको बहुत काम आने वाला है। फिर बोलेंगे भैया क्या सिखा दिया आप, वाह बस सिखाएं चीज। यहां पे लिखिए ओपनिंग, यहां पे लिखिए क्लोजिंग। अगर कोई भी बाबू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओके, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो और आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना है, मतलब कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको जाना है, तो आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हमेशा लेस करते हो। क्या करते हो? लेस करते हो। और इन केस ऑफ ओपनिंग, इन केस ऑफ ओपनिंग, अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहा तो आप क्या करोगे? उसको लेस करोगे। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहा तो आप क्या करोगे? उसको ऐड करोगे। क्लियर है? इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हमने पहले ही एडवांस में दे दिया है उसको क्या करना है भैया ये बता दो। अगर कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस है बाबू, अगर कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो ओपनिंग वाले प्रीपेड एक्सपेंसेस को प्लस करो और क्लोजिंग वाले प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करो। एक मिनट एग्जांपल्स देके मैं समझाऊंगा। मुझे पता है कि आपको कम समझ में आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभिषेक सर है यहाँ पे, अभिषेक भैया है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। भैया इसको रट लो, मैं खुद बोल रहा हूं इसको, इस चीज को आप रट लो। जब तक रटोगे नहीं तब तक तुम समझोगे नहीं। ठीक है, इसको रट लो, इस चीज को प्लीज एक बार रट लो। अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल्स, आइए करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ओके। एक जस्ट ऐसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है जहां पे नॉर्मली कुछ जस्ट एग्जांपल्स के लिए मैं लिखवा रहा हूं। यहां पे लिखिए बाई सैलरीज, बाई सैलरीज
1,20,000, 1,20,000। इसके बाद लिखिए बाय रेंट 50,000। अब लिखिए इसके बाहर में एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्या लिखिएगा? एडिशनल इंफॉर्मेशन। भैया लिखो तो फिर ना समझ में आएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पे लिखिए 31/3/18 और यहां पे लिखिए 31/3/19। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? कौन सा ओपनिंग है, कौन सा क्लोजिंग है? भैया 18 वाला ओपनिंग है, 19 वाला क्लोजिंग है। सिंपल सा बात है, ठीक है? ओके जी, ओके। आप लोग तो बहुत समझदार हो गए बच्चे, बच्चे बहुत समझदार हो गए आप। लिखिए यहां पे आउटस्टैंडिंग सैलरी, सबसे पहला आइटम लिखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी। यहां पे लिखिए 7,000, यहां पे लिखिए 18,000, ठीक है? इसके बाद लिखिए आउटस्टैंडिंग रेंट, यहां पे लिखिए 3,000, यहां पे लिखिए 4,000। प्रीपेड सैलरीज, अब लिखिए प्रीपेड सैलरी, यहां पे लिखिए 20,000, यहां पे लिखिए 21,000, ठीक है? अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले भैया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए आप, उसके बाद बात करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए, ठीक है? चलिए ये है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, समझ लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, इनकम कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंडिचर कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, बताओ तो? ये होता है हमारा एक्सपेंडिचर, डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इनकम, ठीक है? क्लियर है? ओके, सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करेंगे बताओ? सबसे पहले यहां पे क्या रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले हम लोग रेंट रिकॉर्ड कर देते हैं। रेंट कितना है? 50,000। आइए रेंट रिकॉर्ड कर देते हैं। क्यों रेंट अकाउंट? क्यों भैया सैलरीज रिकॉर्ड नहीं कर देते? अरे भाई रिकॉर्ड कर सकते हो, मैंने अपनी मर्जी से रेंट रिकॉर्ड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 50,000। अच्छा भैया रूल क्या लिखे थे आप यहाँ पे? आप यहाँ पे रूल क्या लिखे थे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहा तो ओपनिंग में माइनस करते हैं, क्लोजिंग वाला प्लस करते हैं, ठीक है? देखते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट है यहाँ पे, ओपनिंग में 3,000 दिया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। ओपनिंग में 3,000 दिया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा? लेस। और क्लोजिंग में 4,000 दिया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा? ऐड। आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको यहां पे लेस करना पड़ेगा, लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रेंट, इस तरह से लिखना पड़ेगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रेंट, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रेंट को माइनस करते हैं, कितना है? 3,000, लिख दीजिए। एंड ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना है? 4,000, है कि नहीं बताइए? एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर में ही रिकॉर्ड करेंगे ना, सिंपल सा बात है। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? आया कि नहीं आया बताइए? चलिए इसको अगर लिखेंगे तो कितना आएगा बताइए? 54,000 आएगा, क्योंकि ये तो माइनस है ये प्लस है ना, तो पूरा टोटल मिला के कितना आएगा? 54,000। तो इसको बाहर कर देंगे ऐसे करके, ठीक है? क्लियर है? इसके बाद सैलरीज का लिखते हैं। सैलरीज भी क्या है? एक्सपेंस है भैया, एक्सपेंडिचर में ही रिकॉर्ड होगा। तो टू सैलरीज, सैलरीज कितना है? सैलरीज कितना है भैया? सैलरीज देखो ना, 1,20,000 है ना, है कि नहीं? 1,20,000 है। चलिए लिखिए 1,20,000, ठीक है? इसके बाद लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज, इतना तो पता है भैया। ओपनिंग को हम लोग क्या करते हैं? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 7,000 है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, कितना है? 7,000 है। और ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना है ये? एक मिनट, 4,000, सॉरी, एक मिनट, 18,000 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज है जिसको हम लोग ऐड करेंगे अभी, ठीक है?
इतना तो समझ में आ गया। एड ओपनिंग प्रीपेड, प्रीपेड को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। देखिए प्रीपेड की ओपनिंग को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्लोजिंग को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो वही प्रीपेड दिया हुआ है, तो प्रीपेड सैलरीज, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो ऐड ओपनिंग प्रीपेड, प्रीपेड सैलरीज कितना दिया हुआ है, 20,000 दिया हुआ है, तो 20,000 को ऐड करेंगे, और लेस क्लोजिंग प्रीपेड सैलरीज, क्लोजिंग को तो लेस करते हैं 21,000, जिसको जिसको लेस करना होगा उसको उसको ब्रैकेट में रखिएगा। अब कंपटीशन कीजिए, इसका कितना आता है, कंपटीशन कीजिए इसका, मैं भी इसका कैलकुलेशन करता हूं। 1,20,000 माइनस 7,000 प्लस 18,000, ठीक है, प्लस 20,000 माइनस 21,000, तो 1,30,000 आएगा बात। कितना आएगा, 1,30,000 आएगा, 1,30,000। तो दोस्तों आपको क्या कुछ समझ में आया, बताइए, तो कुछ समझ में आया आपको? बिल्कुल, आज हम लोग बहुत कुछ सीखा। सबसे बेसिक रूल तो यही सीखा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को प्लस करते हैं। ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं और क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करते हैं। ये रट लो, जो सारे कंसेप्ट हम लोग आज सीखे हैं उसको 2 बार रिवीजन करके आना, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आप अगले दिन रिवीजन करके आओगे, वो भी प्रॉपर वाले। अगले दिन और भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा और थर्ड क्लास से हम लोग सम्स करना शुरू कर देंगे। जी हां बिल्कुल, थर्ड क्लास से हम लोग सम्स करना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए आइए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऐसे ही पढ़ते रहिए।